हाय गाइस, वेलकम टू द आईएएस मैनुअल। मेरा नाम है अनाहत कलसी। आज हम कर रहे हैं रिवीजन जेनेटिक इंजीनियरिंग वाले लेक्चर का। तो हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग को 2 लेक्चर्स में कवर किया था, पार्ट 1 पार्ट 2। पहले हमने टेक्नोलॉजीज़ देखा जेनेटिक इंजीनियरिंग होता क्या है। उसके बाद भी डिड दी एप्लीकेशंस। ठीक है, तो अभी आज के लेक्चर में हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे क्योंकि फिर रिवीजन वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो हम रिवीजन पे फोकस करेंगे कि पेपर में क्या क्वेश्चन आते हैं। तो टेक्नोलॉजीज एप्लीकेशन सारा कुछ कवर करेंगे, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है। ठीक है, जब आप ऑल्टर कर रहे हो किसी ऑर्गेनिज्म का जीनोम, ठीक है, ऑल्टरिंग जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म या फिर जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, ये 4 टेक्नोलॉजीज हम पढ़ने वाले हैं: जीन एडिटिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जीन स्प्लाइसिंग और आरएनए इंटरफेरेंस। अब इसमें 2 क्वेश्चंस हम कवर कर लेते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल क्या अचीव करने के लिए किया गया है। तो डिजीज़ रेजिस्टेंस में यस, ग्रोथ प्रमोशन, एनिमल क्लोनिंग, ऐसी चीज़ें की गई हैं, पर ह्यूमन क्लोनिंग को अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया गया है। ठीक है, इसमें एथिकल कंसर्न्स हैं, इसलिए ह्यूमन क्लोनिंग नहीं किया गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक इंजीनियरिंग को क्या अचीव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आर्टिफिशियल डीएनए बनाया गया है। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन आउटसाइड अ सेल, सेल डिवीजन इन पेट्री डिशेस, ये सब अचीव हुआ है। लेकिन 2 डिफरेंट स्पीशीज से डीएनए लेके एक नया क्रोमोसोम बनाना, ऐसा कुछ अभी तक नहीं हमने अचीव किया। दिस इज द वर्स्ट ड्रॉन क्रोमोसोम एवर। हाँ, तो 2 डिफरेंट स्पीशीज़ का डीएनए लेके क्रोमोसोम बनाना, ये अचीव नहीं हुआ है। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनको कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में एज ए टूल इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा बार रिपीट होते हैं, तो इस पर ध्यान दे सकते हो। प्लाज्मिड को यूज़ किया जाता है। ये बैक्टीरिया का एक जो है सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है। तो जैसे अगर ये बैक्टीरियल सेल है, ये उसका न्यूक्लियोइड रीजन है जहाँ पे उसका जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है, क्रोमोसोमल डीएनए। तो ये जो है बाहर रहता है उससे, इट इज़ केपेबल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये भी प्रोजेनी को पास ऑन होता है। ठीक है, फिर बैक्टीरियोफेजेस का इस्तेमाल होता है। ये ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, और ये एक टूल है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, इस चीज़ पे भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हम मेथड्स देख रहे हैं। तो सबसे पहला मेथड है हमारा जीन एडिटिंग। जीन एडिटिंग में क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। स्पेसिफिक लोकेशंस पे डीएनए को कट करके उसमें नया डीएनए इंसर्ट किया जा सकता है, कुछ डिलीशन किए जा सकते हैं। ठीक है, मॉडिफिकेशंस किए जा सकते हैं। तो ऑल्टरिंग ए सेल जीनोम, ठीक है, बेस्ड ऑन क्रिस्पर कैस9, या फिर मेकिंग चेंजेस एट स्पेसिफिक लोकेशंस ऑन द डीएनए, दैट इज जीन एडिटिंग। इस टेक्निक को कहाँ से डिराइव किया गया है। तो बैक्टीरिया और आर्किया में एक यूनिक चीज़ होती है, दे हैव ए अडेप्टिव इम्यून सिस्टम। जब कोई वायरस, कोई इन्वेडर इनको अटैक करता है, तो वो उसके जीनोम का कुछ पार्ट, कोई जीन जो है एज एन आइडेंटिफायर रख लेते हैं कि व्हेन द नेक्स्ट टाइम दैट वायरस अटैक्स देम, तो वो उसको आइडेंटिफाई करके काउंटर अटैक कर सके। तो इस तरीके का बहुत ही अमेजिंग अडेप्टिव इम्यून सिस्टम होता है बैक्टीरिया और आर्किया में। तो वहाँ से ही ये सिस्टम डिराइव्ड है। ठीक है, अब इसके लिए क्रिस्पर कैस9 के लिए 2020 का केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ मिला है जेन एन एम को। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं कि जन्म जन्म तक लोग इनको याद रखने वाले हैं। तो जेन एन एम, तो जेनिफर डॉडना एंड इमैनुअल कार्पेंटियर, ये 2 अमेजिंग विमेन हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज़ रिसीव किया है फॉर दिस टेक्नोलॉजी। इसको हमने अच्छे से समझा था कि कैस9 जो होता है एक बैक्टीरियल एंजाइम होता है आपका, जो कि डीएनए को कट कर सकता है। क्रिस्पर जो है आपका, इसका इस्तेमाल होता है एक गाइडिंग आरएनए के लिए, ताकि कैस9 को एक स्पेसिफिक लोकेशन ऑन दी डीएनए पे
ले जाया जा सके। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर सिजर्स का काम करता है, क्रिस्पर Cas9 टुगेदर। ठीक है, डीएनए को कट करने का काम होता है इसका। क्रिस्पर का आपका फुल फॉर्म होता है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। तो मैं लिखूंगी तो टाइम लग जाएगा, आई विल जस्ट रिपीट इट वन मोर टाइम। क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ठीक है, तो आप मेन लेक्चर से भी इसको रिवाइज कर सकते हैं, आपको याद नहीं हुआ है तो। अब एक क्वेश्चन आता है कि जीन एडिटिंग अलाउज चेंजेस इन। तो जीन एडिटिंग का इस्तेमाल करके प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स के गैमीट्स में चेंजेस किए जा सकते हैं, जो एम्ब्रियो है उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं उसके जीनोम में, ह्यूमन स्टेम सेल्स को पिग के एम्ब्रियो में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी पॉसिबल हैं थ्रू जीन एडिटिंग। सेकेंड टेक्नोलॉजी जो हमने देखी थी दैट वाज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसे डीएनए क्लोनिंग, जीन क्लोनिंग भी बोलते हैं। अब इसका इस्तेमाल होता है इन मेकिंग कॉपीज़ ऑफ डीएनए। कोई पर्टिकुलर डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है जिसकी आपको रेप्लिकेशन की ज़रूरत है, उसकी कॉपीज़ आपको चाहिए, तो फॉरेन डीएनए का इस्तेमाल करके उसकी कॉपीज़ जो है बनाई जाती हैं। इसको हमने जो है इसके स्टेप्स को समझा था एक एग्जाम्पल के थ्रू कि इंसुलिन हार्मोन की जो है प्रोडक्शन की ज़रूरत है, तो इसको एक बैक्टीरिया में जो है इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है इंसुलिन प्रोडक्शन की जीन को, ताकि उस डीएनए उस कोड का जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन करवाया जा सके। तो इसमें क्या स्टेप्स होते हैं, पहले ये टारगेट डीएनए को आइडेंटिफाई करना और आइसोलेट करना, तो वो आपने कर लिया। आपको चाहिए था इंसुलिन प्रोडक्शन का जीन या डीएनए, वो आपने अलग करवा लिया, आइसोलेट कर लिया। फिर इसको कट या फ्रैगमेंट किया जाता है यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का इस्तेमाल करके इसको कट किया जाएगा। और जो है इसका पीसीआर एक मेथड होता है, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसके थ्रू इसके जीन ऑफ इंटरेस्ट को एम्पलीफाई करेंगे। ठीक है, फिर जो आपका प्लाज्मिड है या वेक्टर डीएनए है, उसमें उसको भी सेम तरीके से कट किया जाएगा और उसमें जो है ये वाले जीन को अटैच कर दिया जाएगा लाइगेस के थ्रू। तो आपको क्या मिल जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, फिर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में डाला जाएगा बैक्टीरिया में वापस, फिर बैक्टीरियल में होगा सेल डिवीजन, तो आपके पास मल्टीपल कॉपीज़ प्रोड्यूस हो जाएंगी उस पर्टिकुलर प्लाज्मिड की। ठीक है, फिर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग से जो है प्रोटीन सिंथेसिस करवा के इंसुलिन का प्रोडक्शन करवाया जा सकता है। ठीक है, सो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि दिस टेक्नोलॉजी अलाउज जीन ट्रांसफ़र बिटवीन, तो डिफरेंट प्लांट स्पीशीज़ के बीच में, एनिमल से प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से हायर ऑर्गेनिजम्स में जो है जीन ट्रांसफ़र करवाया जा सकता है यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए। नेक्स्ट अब दो टेक्नोलॉजीज हम और देखेंगे, जीन स्प्लाइसिंग एंड आरएनए इंटरफेरेंस। जीन स्प्लाइसिंग को हमने क्या किया था, जीन स्पाइसिंग या जीन स्प्रूसिंग से, कि आप एक ही सिंगल जीन से मल्टीपल प्रोटीन्स बनवा रहे हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो आपके एक्सॉन्स हैं जो कि कोड करते हैं फॉर पर्टिकुलर जीन्स, उन्हीं को ज्वाइन करते रहोगे और डिलीट कर दोगे ऐसे पार्ट्स को जो कि किसी जीन के लिए एनकोड नहीं करते, जो आपके इंट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इससे आपके पास आ जाएगा एक मैच्योर mRNA। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं, इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते इसके ऊपर। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है आपकी आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे कि एक आरएनए मॉलिक्यूल बाइंड कर सकता है एक mRNA से और उसके प्रोटीन ट्रांसलेशन को रोक सकता है। ठीक है, तो हमें पता है कि डीएनए मेक्स आरएनए मेक्स प्रोटीन, ठीक है, थ्रू राइबोसोम्स। तो ये जो आरएनए, ये जो प्रोटीन ट्रांसलेशन करेगा, उसको हम जीन एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, तो उसको रोका जा सकता है। तो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है आपका मेजरली जीन साइलेंसिंग में, डिजीज़ ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, इसका हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से कोई लेना देना नहीं है।
हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए इस बेसिकली जब आपको पिल्स या इंजेक्शन या मेडिकेशन दिया जाता है कोई एक पर्टिकुलर हार्मोन के लिए जिसके आपकी बॉडी में लेवल्स अगर कम है तो। आगे आ रहे हैं हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की एप्लीकेशंस पे। तो 4 एप्लीकेशंस हम देखेंगे, जीएम क्रॉप्स एंड लाइवस्टॉक। लाइवस्टॉक के ऊपर मेरे को कोई क्वेश्चंस खास मिले नहीं, तो जीएम क्रॉप्स को ही देखेंगे मेजरली। ट्रांसजेनिक्स क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी एंड जीन थेरेपी। तो जीएम क्रॉप्स में पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है कि क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है इनको बनाने के लिए। जीन एडिटिंग, जीन साइलेंसिंग एंड प्लांट्स में जो सिस्टोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी होती है जिसका मीनिंग ये हुआ कि प्लांट जो है पोलन्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को एज ए टूल इस्तेमाल किया जाता है जीएम क्रॉप्स को, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स को बनाने के लिए। जीएम क्रॉप्स बनाने का हमें क्या बेनिफिट है, क्या फ़ायदा है? तो ये ड्रॉट को विदस्टैंड कर सकते हैं, ऐसी हम वैरायटीज़ बना सकते हैं। ऐसी बना सकते हैं जो पेस्ट रेजिस्टेंट हो, ठीक है, जिनको जो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स इनटेक कर सकें, जिनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा हो। ठीक है, तो फूड सिक्योरिटी के लिए जीएम क्रॉप्स कैन प्ले ए मेजर रोल। ठीक है, जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है वर्ल्ड की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट आवर कंट्री, तो जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है वर्ल्ड की उस तरीके से फूड सिक्योरिटी कैन बी ए मेजर इशू। ठीक है, हंगर एंड स्टार्वेशन कैन बिकम ए मेजर इशू विच इट ऑलरेडी इज़ इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जीएम क्रॉप्स का यहाँ पे बड़ा योगदान हो सकता है। ठीक है, पर इनके साथ कुछ कंसर्न्स भी हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जो कंज्यूमर जीएम क्रॉप्स को खा रहा है, कंज्यूम कर रहा है, उसकी हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाए। फिर हम खेतों में अगर जीएम क्रॉप्स उगा रहे हैं, ठीक है, एक लार्ज स्केल पे उगाना शुरू करते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ और प्लांट्स के ऊपर उनका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाए, तो बायोडाइवर्सिटी को सिवियरली इम्पैक्ट कर सकते हैं जीएम क्रॉप्स। तो वी हैव टू बी केयरफुल विद देयर यूज़। आगे अब हम देख रहे हैं जीएम क्रॉप्स के कुछ एग्जांपल्स जिनके ऊपर के क्वेश्चन आते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें से है आपका बीटी कॉटन। तो ये एक इंसेक्ट रेजिस्टेंट कॉटन की वैरायटी है जिसको आर्टिफिशियली जो है जेनेटिकली मॉडिफाई करके बनाया गया है। इसमें बैक्टीरिया एक है उसमें से जीन लिया गया है। तो दिस इज़ बैसिलस थुरिंजिएंसिस बैक्टीरिया, उसमें से एक जीन लेके जो है ट्रांसजेनिक जीएम कॉटन बनाया गया है। कौन सी कंपनी ने इसको बनाया है? मोंसांटो को। आगे हम देख रहे हैं बीटी ब्रिंजल। तो ये पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है ब्रिंजल की। फिर धारा मस्टर्ड, तो इसमें भी बैक्टीरियल जीन्स का इस्तेमाल हुआ है जो कि अलाउ करें क्रॉस पॉलिनेशन। फिर उसके बाद उसको कुछ यूरोपियन वैरायटीज़ के साथ मस्टर्ड के प्लांट को क्रॉस किया गया है। इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी का योगदान रहा है इसकी डेवलपमेंट में। उसके बाद है आपका फ्लावर सावर टमेटो। तो ये इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि ये पहला ऐसा कमर्शियली ग्रोन जीएम क्रॉप था जिसको लाइसेंस मिला था ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। तो इसके जो राइप फ्रूट्स होते हैं वो ज़्यादा देर तक जो हैं फर्म रहते हैं, ख़राब नहीं होते, और फ्लेवर इसका सेम रहता है। तो अब तो इसका जो है कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं होता, पर इट वाज द फर्स्ट कमर्शियली ग्रोन जीएम क्रॉप। नेक्स्ट है आपका गोल्डन राइस। इसके ऊपर तो क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो इसमें बीटा कैरोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए इसका कलर येलो होता है। तो बीटा कैरोटीन जो है प्रिकर्सर होता है विटामिन ए का। बॉडी को अगर आप बीटा कैरोटीन दो तो बॉडी जो है सिंथेसाइज कर सकती है विटामिन। तो गोल्डन राइस का इस्तेमाल किया जाता है टू कॉम्बैट विटामिन ए डेफिशिएंसी। ठीक है, लास्ट जीएम क्रॉप है आपका सुपर राइस। इसमें गुरदेव सिंह खुश जो हैं वन ऑफ द साइंटिस्ट, इनका बहुत योगदान है। इस प्लांट की, इस क्रॉप की जो है हायर यील्ड होती है और ये पेस्ट और डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी है। ठीक है, सुपर राइस। अब जीएम क्रॉप्स में ये 3 बातें हमको और जाननी है। टर्मिनेटर सीड टेक क्या होता है कि आपने सीड्स खरीदे एक कंपनी से जीएम क्रॉप के, ठीक है, तो वो क्या चाहेगी कि अब इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन हो उसमें जो सीड निकले वो स्टेराइल हो, उससे जो है क्रॉप ना उग सके। तो आपको वापस जाना पड़ेगा उस कंपनी के पास फिर से वो जीएम क्रॉप का सीड खरीदने। ठीक है,
तो टर्मिनेटर सीड टेक ये होती है कि नेक्स्ट जनरेशन जो प्लांट की होती है उसमें जो सीड पैदा होता है वो स्टेराइल होता है। तो ये किस लिए किया जाता है? सेल्स को अप करने के लिए। तो सभी प्रकार के जो सीड्स हैं, चाहे स्टेराइल सीड्स हैं चाहे फर्टाइल सीड्स हैं, ठीक है, जीएम क्रॉप्स है, इन सब की आपकी सेल अप हो जाएगी इस वजह से। ठीक है। बायो पेस्टिसाइड में क्या क्या जो है हो सकता है? बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस हो सकता है। अब सारे जो हैं वो नहीं यूज़ किए जा सकते एज ए बायो पेस्टिसाइड, बट सम वैराइटीज़। ठीक है। और फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे कि आपका नीम। ठीक है, तो फ्लावरिंग प्लांट हो सकता है, फंगस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है। फिर एक बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड जिसका कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने अभी देखा था जो बैक्टीरिया बीटी आपका बैसिलस थेरेंजिएंसिस, ठीक है, अब इसकी स्पेलिंग देख लेना, तो वो उसका इस्तेमाल किया जाता है एज एन इंसेक्टिसाइड। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के एप्लीकेशन में अब हम देखेंगे ट्रांसजेनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और जीन थेरेपी। तो ट्रांसजेनिक्स का मतलब है कोई फॉरेन डीएनए ऐड करके किसी ऑर्गेनिज्म के जीनोम को अल्टर कर देना, चेंज कर देना। ठीक है, तो इससे क्या क्या अचीव किया गया है? बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, एडिबल वैक्सीन, जीएम क्रॉप्स। ठीक है, लेकिन क्लोनिंग वुड नॉट बी एन एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसजेनिक्स क्योंकि इसमें फॉरेन डीएनए का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जो पेरेंट है उसी का क्लोन बनाया जा रहा है। ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है जब आप बायोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में, या फिर आप कह सकते हो कि किसी ऑर्गेनिज्म को लेके और उसके सब्सटेंसेस को जैसे कि ड्रग्स, प्रोटीन्स, इस तरीके की चीज़ें यूज़ करना, इसे हम कहेंगे बायोटेक्नोलॉजी। जीन थेरेपी क्या होता है? जब आप कोई ऐसी जीन है जिसको कि आप फॉल्टी जीन कह सकते हो, जो कि डिज़ीज़ कॉज कर रही है, डिज़ीज़ डेवलपमेंट कॉज कर रही है, तो उसको आप करेक्ट करते हो जब, तो उस करेक्शन को आप कहेंगे जीन थेरेपी। इसके 3 तरीके हैं, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है कि नया जीन ऐड किया जा सकता है, जो खराब जीन है उसकी जगह उसको हटा के कोई दूसरा जीन ऐड किया जा सकता है, या फिर जो खराब जीन है उसको बस सिंपली आप इनएक्टिवेट कर दो। तो ये 3 तरीके हैं आपके पास जीन थेरेपी के। ठीक है। अब लास्ट सेक्शन है हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड पेटेंट वाला। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि क्या हमारे देश में प्लांट्स की वैरायटीज़, सीड्स और एनिमल की वैरायटीज़ को पेटेंट किया जा सकता है? तो सिंपल आंसर इज़ अ नो, नहीं किया जा सकता है। ठीक है, दिस इज़ नॉट अलाउड इन आवर कंट्री। फिर एक क्वेश्चन आता है क्या हमारे पास आईपी एपिलेट बोर्ड है? तो येस, दिस बॉडी डज एग्जिस्ट इन इंडिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अपना पूरा जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज़ एप्लीकेशंस रिवाइज कर लिया है। तो डू ड्रॉप ए लाइक ऑन द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।